औरत को कोई नहीं समझ सकता, खुद भगवान भी औरत को नहीं समझ पाए। इस तरह की बातें हर औरत, हर लड़की अपने घर में या अपने आसपास ज़रूर सुनती है। सोशल मीडिया पर जाती है तो वहाँ पर दुनिया भर के ट्रोल मिलते हैं। एक खाली किताब मिलती है, उस पर लिखा होता है कि औरतों को समझने की किताब, और वो इतनी भारी किताब होती है जिसमें कुछ नहीं लिखा होता। इस तरह की चीज़ें हमें बहुत हर्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रोल बनाने वाले या ये बात करने वाले जो मर्द हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। सोचिए कि अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन हैं, आप खुद ही खुद को नहीं समझ पाए हैं अब तक, तो कैसे आप किसी दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको समझे। इतनी सारी औरतें हैं दुनिया में, उनको यही नहीं पता है कि वो कौन हैं, उनका खुद का कोई दृष्टिकोण नहीं है, उनकी कोई पसंद नापसंद नहीं है। इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए आज मैं हर उस औरत की मदद करना चाहती हूँ जो अपनी लाइफ में अपने आप को समझना चाहती है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगी आप किसी और को नहीं समझा पाएंगी। औरतों के साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो 5 किताबें मैं आज लेकर आई हूँ वो आदमियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनको भी हेल्प मिलेगी इसमें ये समझने के लिए कि असल में जो उसके सामने बैठी हुई औरत है या लड़की है वो क्या चाहती है, वो है कौन। तो और टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। अगर आप यहाँ पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स। 5 विमेन सेंट्रिक बुक्स। मैं यूँ नहीं कहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में है या फेमिनिज्म के बारे में हैं किताबें। ये किताबें किसी भी ऐसी चीज़ को प्रमोट नहीं करती हैं जिसमें ये बताया जाए कि औरतें जो हैं वो आदमियों से बेहतर हैं या आदमी जो है वो औरत पर हमेशा अत्याचार करता है। ये हर उस औरत की कहानी है जो खुद को समझने की जद्दोजहद में लगी हुई है या खुद को समझना चाहती है। और ये किताबें हेल्प करेंगी उन औरतों की जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहती हैं और फिगर आउट नहीं कर पा रही हैं कि एक्चुअली मैं हूँ कौन, या मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, या कैसे मैं अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वुमेन हो तभी इन किताबों को पढ़ें। ये किताबें वर्किंग वुमेन से ज़्यादा जो हाउसवाइफ्स हैं, जो हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं कि हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ बच्चों, पति और घर और किचन के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है, उनको भी ये हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने वजूद को पहचानें, कैसे आप जिन हालात में हैं उनमें सुधार ला सकती हैं और उसमें खुश रह सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहली किताब के साथ, जिसका नाम है 11 मिनट्स। 11 मिनट्स इज़ रिटन बाय पॉलो कोएल्हो एंड ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक है आज तक की। हालांकि ये फिक्शन है, ये एक कहानी है बहुत ही सुंदर। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है मारिया। उसको फिगर आउट करना है कि वो एक्चुअली है कौन, और वो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है और धीरे धीरे एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है। और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या क्या देखती है, कैसे माहौल में जाकर जिसको हम बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं, वहाँ वो देखती है कि आदमी इसलिए आते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के पास ताकि वो किसी से बात कर सकें, ताकि वो रो सकें, उनके पास प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जीवन की असली सच्चाई एक प्रोस्टिट्यूट बनकर जानती है। अगर वो इस फील्ड में ना आती और एक नॉर्मल हम सब की तरह ज़िंदगी जीती रहती तो शायद उसे इतनी सारी सच्चाइयों का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम लाइफ में कोई ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो हमारी खुद की मर्जी और खुद की कॉन्शियसनेस से हमने लिया होता है, तो उसके परिणाम कितने भी बुरे आ जाएं हम निराश नहीं होते, क्योंकि वो जस्टिफाइड होता है कि एटलीस्ट हमने अपना सपना जिया, हमने एक कोशिश तो की, और प्रोस्टिट्यूट बनने का उसको कोई रिग्रेट नहीं होता। और अंत में वो एक ऐसे लड़के से मिलती है जो उसे बेहद प्यार करता है। इस किताब में बहुत ही खूबसूरत कहानी है और मैं चाहूँगी, रेकमेंड करूँगी ये किताब उन लड़कियों के लिए जो अभी तक फिगर आउट कर रही हैं कि उन्हें क्या बनना है। इसलिए नहीं कि आपको भी प्रोस्टिट्यूशन में जाना है, बट इसलिए कि आपको क्या क्या रिस्क उठाने पड़ते हैं और कैसे उनसे घबराए बिना आपको उनको फेस करना होता है टू लिव ए ड्रीम लाइफ। एंड सेकेंड बुक की अगर बात करें तो वो बहुत ही पुरानी किताब है, हमारी मम्मी, हमारी दादी इनसे काफ़ी रिलेट कर सकती हैं। और मैं ये किताब क्यों लेकर आई हूँ ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आजकल ज़माना बदल रहा है, आजकल औरत जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई है। लेकिन एक बात मुझे जो लगती है और मैं आपको बता दूं कि कितना भी ज़माना बदल जाए, औरत के लिए ज़माना हमेशा एक सा रहता है।
कितनी भी आदमी की गलती हो, औरत को हमेशा ब्लेम किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी किताब की, जिसका शीर्षक है निर्मला, जो कि लिखी है बहुत ही महान साहित्यकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने। जी, मुंशी प्रेमचंद जी के अनेकों ऐसे उपन्यास हैं जो वुमेन सेंट्रिक हैं, बट ये उनमें से मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस किताब में मुंशी प्रेमचंद जी ने औरत की पैदा होने से लेकर मरने तक की स्ट्रगल का जिक्र किया है। एक लड़की है निर्मला नाम की, जिसके पिताजी उसकी शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से कर रहे होते हैं और एक दिन उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो लड़के वालों को लगता है कि अब दहेज तो कोई दे नहीं पाएगा, शादी पता नहीं उतने अच्छे से होगी कि नहीं, वो उस शादी को कर देते हैं कैंसिल। फिर कोई एक पंडित जी एक रिश्ता लेकर आते हैं। लड़की सिर्फ 15 साल की और वो आदमी जिसके साथ शादी होनी होती है वो उसकी उम्र से कहीं बड़ा, अराउंड 40 साल का, और जिसके पहले से 3 बच्चे हैं। अब निर्मला इन हालात में कैसे सरवाइव करती है, वो बच्चे इस सौतेली माँ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और जो आदमी जिससे निर्मला की शादी होती है वो कैसे सेल्फ डाउट में जीने लगता है कि पता नहीं निर्मला उसके साथ रहकर खुश भी है कि नहीं, पता नहीं निर्मला उसको पसंद करती है कि नहीं, क्योंकि वो जवान है तो ऐसा न हो कि उसे कोई और पसंद हो। और धीरे धीरे उस आदमी का सेल्फ डाउट इतना बढ़ जाता है कि वो अपने बड़े बेटे पर ही शक करने लगता है कि कहीं उसका निर्मला के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा, और धीरे धीरे वो अपने बेटे को भी खो देता है, अपनी बीवी को भी खो देता है, और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन निर्मला पैदा होने से लेकर जो स्ट्रगल करती है और अपनी लाइफ में वो हर एक किरदार इतने अच्छे से निभाती है, एक बेटी का, एक माँ का, एक पत्नी का, फिर भी सारे इल्ज़ाम कहीं ना कहीं निर्मला पर आकर लग जाते हैं और वो इल्ज़ाम उसकी मौत के साथ ही ख़त्म होते हैं। इस किताब को पढ़ने के 2 फ़ायदे हो सकते हैं। या तो आप उस समय की औरतों की ज़िंदगी जब पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, हम बहुत बेहतर हैं तब से। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि जो औरतें आज भी इस प्रताड़ना को सह रही हैं वो कहीं ना कहीं इस किताब से प्रेरणा लेकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। थर्ड बुक की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही अलग टॉपिक पे है, जिसमें एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया गया है, दैट इज़ इब्ने बतूती। इब्ने बतूती एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इस किताब में एक लड़की है जिसको इब्ने बतूती कहा गया है, जिसका पैर कहीं टिकता ही नहीं है, जो बहुत चंचल है, मचलती रहती है। लेकिन अब जब ये किताब शुरू होती है तो वो लड़की शादीशुदा है, एक बच्चे की माँ है। शालू के पति की मृत्यु हो चुकी है और राघव को आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, लेकिन वो इस बात से चिंतित है कि उसके जाने के बाद उसकी माँ का क्या होगा, वो अकेली कैसे रहेगी, और हर रोज़ शालू को भी कहीं ना कहीं ये चिंता सताती है। लेकिन एक दिन राघव के सामने एक राज खुलता है कि राघव की माँ ने, यानी कि शालू ने, बहुत सारी ऐसी चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं एक अनजान व्यक्ति के नाम, जिनको आज तक उसने कभी भेजा नहीं। वो बस अपने दिल की बातें उसमें लिखती रहती हैं और कभी नहीं भेजती हैं। वो चिट्ठियाँ जब राघव पढ़ता है तो वो उस आदमी की खोज में लग जाता है जिसको शालू ये चिट्ठियाँ लिखती थी, और राघव को पता चलता है कि ये वो आदमी है जो कॉलेज में मेरी माँ के साथ पढ़ता था और मेरी माँ इससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन किसी कारणवश इन दोनों की शादी नहीं हो पाई, और अंत में राघव उस आदमी को ढूंढ लेता है। अब इस किताब के बारे में मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये सभी को पढ़नी चाहिए, असल में बड़े होते होते हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ जो हैं या हमारे पिता जो हैं वो भी कभी जवान थे, उनके भी कुछ अरमान थे। अगर वो आज कुछ ऐसा करते हैं जो वो अपनी जवानी में नहीं कर पाए तो हम उन्हें जज भी करते हैं, बुढ़िया कहते हैं, बुढ़ा कहते हैं, कब्र में पैर पड़े, पता नहीं क्या क्या। मेरे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन बड़े होते होते हम इतने ज़्यादा अनइमोशनल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारे माँ बाप में भी इमोशंस हैं। इस किताब का रिव्यू मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर किया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि हमारी माँ जो है वो भगवान के समान होती है, लेकिन माँ को भगवान मानने में प्रॉब्लम एक ही है कि जो हालत आज हमारे भगवान की है वही हमारी माँ की भी है। हम दोनों को ही सिर्फ उन परिस्थितियों में याद करते हैं जिनमें हम कहीं फंस जाते हैं और हमें किसी को ब्लेम करना होता है। या तो हम भगवान के पास जाते हैं या माँ के पास जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है या भगवान क्या चाहते हैं या माँ क्या चाहती है, इस चीज़ से हमें कभी कोई लेना देना नहीं होता।
और कभी कभी पूछ लेना चाहिए कि माँ आप जवानी में थी तो कैसी थी, आपकी कॉलेज के किस्से सुनाइए, आपके स्कूल के किस्से सुनाइए, कि आप भी किसी से प्यार करती थी। कोई हर्ज नहीं है इस बात में, पर कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए वो वापस उस जीवन में जाकर शायद अपना वो बचपन, अपनी वो जवानी याद कर पाएंगे। सो आई रियली लव दिस बुक, और आप सभी ज़रूर पढ़िएगा, या फिर अगर पढ़ ना पाएँ तो अपने माँ बाप से एक बार पूछने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चौथी और अगली बुक की अगर हम बात करें तो मैं कहूँगी कि ये बुक नहीं है, ये इंसाइक्लोपीडिया है टू अंडरस्टैंड ए वुमेन, हाईली रिकमेंडेड बुक। ये बुक हर एज की लड़की, हर एज की औरत पढ़ सकती है। इस किताब में ओशो ने कहा है कि ए वुमेन इज़ टू बी लव्ड नॉट अंडरस्टूड। एक औरत को आप प्यार करके देखिए, उसे समझिए मत, उसे समझने की कोशिश में आप उसे प्यार करना भूल जाते हैं। और भी बहुत खूबसूरत लाइनें हैं जो मैं इस किताब से पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ये किताब मेरे दिल के बेहद करीब है और शायद कहीं ना कहीं मेरी कॉन्शियसनेस को बूस्टअप करने में इस किताब का बहुत बड़ा हाथ है। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट ए वुमेन रियली मीन्स, लुक एट हर, डोंट लिसन टू हर। अगर आप एक औरत को समझना चाहते हैं तो जस्ट उसकी तरफ देखिए, उसे सुनिए मत, क्योंकि हमेशा औरत की ज़ुबान कुछ और बोल रही होती है और एक्सप्रेशंस कुछ और। तो अगर एक औरत को समझना है तो उसके एक्सप्रेशंस को गौर से देखिएगा। ये किताब नॉन फिक्शन है, इसमें कोई कहानी नहीं है, लेकिन इसमें छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो हर औरत को खुद को समझने के लिए बहुत हेल्प करेंगी। ओशो ने इसमें औरतों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, दैट व्हाट इज़ डीप इनसाइड ए वुमेन। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, वो भी प्लीज़ आप जाकर देखिएगा। तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इस बुक में ओशो ने क्या कहा है और मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। औरत खुद ही नहीं समझ पाती कि वो है कौन, जब वो खुद समझ पाएगी तभी तो वो आपको समझा पाएगी। और जब एक औरत खुद को समझ जाती है तो उसे कभी समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो कौन है, सामने वाला उसे देखकर, क्योंकि वो जब खुद को समझ जाती है वो इतना खुश रहना शुरू कर देती है, वो अपने ड्रीम्स अचीव करना शुरू कर देती है, वो जो चाहती है वो बनना शुरू कर देती है और खुश रहती है। और जब वो खुश रहती है तो उसके आसपास का माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता है और उसे समझने की कोई टेंशन ही नहीं लेता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बेहद खूबसूरत किताब जिसका शीर्षक है बेहया, रिटन बाय मिस विनीता अस्थाना। ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, इसका कवर तो बहुत ही टेम्पटिंग है और इसका रिव्यू भी मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो इस किताब के बारे में अगर ज़्यादा जानना है तो आप वो रिव्यू ज़रूर देखिएगा, बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि कहानी है सिया की। सिया एक इंडिपेंडेंट वूमेन है जो कि लव मैरिज करती है और उसका पति उसे बेहद प्यार करता है। कुछ ही टाइम के बाद किसी अफवाह की वजह से उसका पति उसे बात बात पर टोकने लगता है, शक करने लगता है, उसे मारने लगता है, डोमेस्टिक वायलेंस करने लगता है। वो इतनी सक्सेसफुल होती है, वो एक कंपनी की CEO होती है, लेकिन फिर भी वो अपने ऊपर हो रही डोमेस्टिक वायलेंस को लगातार झेलती रहती है, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और फिर एक दिन उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो उसका बेहद अच्छा दोस्त बनता है, वो उसकी हेल्प करता है उस चीज़ से निकलने में। ये बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच मुझे इस बुक की लगी और इस बुक में दोनों तरह के आदमी और दोनों तरह की औरतों पर बात की गई है। बिल्कुल वुमेन सेंट्रिक बुक नहीं है कि औरत को अच्छा कहा गया है, आदमी को बुरा कहा गया है। इसमें उन औरतों के बारे में भी बात की गई है जो इंडिपेंडेंट हैं, सक्सेसफुल हैं, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करती हैं, लेकिन फिर भी जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें बेहया कहा जाता है। और उन औरतों के बारे में भी बात की गई है जो अपने शरीर का व्यापार कर कर या फिर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचने के लिए या करियर को बूस्टअप करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती हैं। सो ये थी हमारी आज की 5 किताबें जो औरतों को ही नहीं आदमियों को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये किताबें बेहद खूबसूरत हैं। सबसे पहले 11 मिनट्स बाय पोलो कोएल्हो, देन सेकंड निर्मला बाय श्री मुंशी प्रेमचंद, थर्ड is Ibn Battuti by Divya Prakash Dubey, fourth Osho, The Book of Women, and Behaya by Vinita Asthana. So thank you so much everyone for watching the video and keep subscribing Nidhi Talks। अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पर ऐसी कुछ 5 या 10 किताबें लेकर आऊँ और उन्हें आपको सजेस्ट करूँ या वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे बहुत जल्द अपनी अगली वीडियो के साथ।